हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम देखने वाला है ट्वेल्थ साइंस का करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर्स हमने स्टार्ट किया है उसकी ये सेकंड वीडियो में अभी बना रहा हूँ। हम आज के इस वीडियो में ये 30 मिनट्स का वीडियो में अभी बनाता हूँ और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी वो जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, तो ये टॉपिक समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जैसे कि मालूम है कि कोई रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस में अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो उसे हम टेक्निकली वर्ड्स क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, जो वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर वोल्टेज V इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर V आपको एज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर लेना है। ओके, और अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप मॉड्यूल नंबर 1 पे ये देख सकते हो, मेरा जो लास्ट मॉड्यूल नंबर 1 फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था। ओके, उसके बाद में है सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो ये जो सर्किट के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशंस व्हेन द सेम करंट फ्लो थ्रू द ऑल द डिवाइस, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस के, जैसे कि एक R1 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और R3 कनेक्टेड है, ऐसे तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो भी कोई करंट फ्लो होगा, जैसे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर करंट R1 से फ्लो होगा, वही 1 एम्पियर करंट आगे जाकर R2 से और सेम R3 से फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन इन्होंने बताई है कि अगर सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है जितने भी डिवाइस हो, अगर वो बैक टू बैक कनेक्ट हो गए तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखिए क्या, व्हेन ऑल द डिवाइसेस हैव अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे डिवाइसेस उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो उस अरेंजमेंट को, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसको चलो डिटेल में देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, अभी वही जो सीरीज में कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस थे R1 R2 और R3, अभी मैंने वो पैरेलल कनेक्शन में कर दिए हैं R1 R2 और R3। तो क्या डिफरेंस हो गया, तो देखिए अभी जो अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ पर आता है तो 1 एम्पियर में से समथिंग अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से R1 से फ्लो होगा, बाद में R2 से फ्लो होगा और बचा हुआ R3 से फ्लो होगा, यानी कि करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो करंट डिवाइड होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अगर सपोज 10 वोल्ट का अगर वोल्टेज सोर्स है, ये बैटरी जो है 10 वोल्ट की है, तो वोल्टेज अक्रॉस द R1 इज 10 ओम वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस R2 भी 10 वोल्ट ही हो जाएगा। यानी कि ये जो वोल्ट है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अक्रॉस द ऑल डिवाइसेस। तो इस तरह से, जिस तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उस अरेंजमेंट को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देंगे, और अगर करंट सेम होता है तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाद में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, इट्स अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, तो देखिए एक तो रेजिस्टर होता है या फिर सेल, जो कि ईएमएफ बैटरी हम ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं और सेल कनेक्ट होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सर्किट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सो ऑल डिवाइस दैट मेक्स अप द सर्किट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। तो सर्किट में जो भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उस सब को हम सर्किट कंपोनेंट बोल देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंपोनेंट्स। बाद में आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, केमिकल सेल। केमिकल सेल क्या हो जाएगा, a cell using a electrolyte and electrode to provide a potential difference between the electrode due to the chemical reaction। जैसे कि हमें मालूम है कि केमिकल सेल क्या होता है, एक बीकर होता है, बीकर में हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एनोड और कैथोड। वो बीकर फुल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स से फुल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें हम डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रोड, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स वहां पर उसमें डीप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो उस तरह से एनोड और कैथोड में जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी, उस केमिकल रिएक्शन से एनोड और कैथोड के अक्रॉस में हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसी एक्शन को हम बोलते हैं केमिकल सेल। ओके, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। सेल ड्रिवन क्लॉक हमारे घर में होती है, उसमें जो सेल होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग टर्म्स यूज करने के बाद वो डीमर क्यों हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम क्यों हो जाता है।
तो उसका आंसर ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीज। तो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल रहता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। और जैसा ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। सो करंट को अपोजिशन वहां पर ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता। और अगर कोई भी अप्लायंसेस से करंट अगर फ्लो होना कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो वर्किंग है वो कम हो जाएगा, उसका जो वर्किंग है वो इफेक्टिवली नहीं होगा। तो यही रीजन है कि जो सेल ड्रिवन क्लॉक है उसके जो लॉन्ग टर्म सेल यूज करते हैं हम, उसके बाद में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसकी वजह से करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और करंट क्या होता है वो बेसिक टर्म्स हमने लास्ट वीडियो में वहां पर कवर किए हैं। ओके, यहाँ पर जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो इस वीडियो में हम कर लेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको फर्स्ट वीडियो मॉड्यूल 1 से आपको देखना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ओके, सो इट इज द इलेक्ट्रिकल ड्रिवन फोर्स, जो भी एक ड्रिवन फोर्स होता है जो चार्ज को क्या करता है, फ्लो करता है इन क्लोज पाथ मेड बाय द कंडक्टर। कंडक्टर से बनी हुई जो क्लोज पाथ है उसमें से चार्ज को फ्लो करने के लिए जो भी फोर्स वहां पर रिक्वायर्ड होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ फोर्स उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोर्स ईएमएफ जो होता है, सोर्स ईएमएफ कौन कौन से टाइप से सोर्स ईएमएफ जनरेट करने वाले कौन कौन से अप्लायंसेस है। एक तो सेल होता है, दूसरा होता है बैटरी, ओके, बाद में होता है जनरेटर्स और होता है डायनामोस। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये देखना है कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। तो सेल जो होता है वो सिंगल होता है। ओके, सिंगल सेल, सिंगल केमिकल्स वाला जो सेल होता है, एक एनोड है, कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइट, उस और वो जो टब्स है उस टब्स में से जो भी केमिकल रिएक्शंस होके एक वोल्टेज डिफरेंस हमें एनोड और कैथोड के अक्रॉस में मिलने वाला है उसे हम सिंगल सेल बोलेंगे। लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर हम वहां पर लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है सेल और डिफरेंस। अगर सिंगल है तो सेल बोलेंगे और कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम बैटरी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि व्हाई डू वी नीड अ सेल इन अ सर्किट, सर्किट में सेल की जरूरत क्यों होती है। तो आपको मालूम है कि चार्ज जो है वो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव होते हैं। तो उनको हायर टू लोअर पोटेंशियल अगर मूव करना हो तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर लगने वाला है वो क्रिएट करेगा हमारा सेल। सो वी नीड अ ईएमएफ, यानी कि वो सेल, यानी कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर क्रिएट होगा जिसकी वजह से चार्ज जो हो गए वो सर्किट में मूव करेंगे हायर टू लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। सो ईएमएफ ऑफ द सेल की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर ऐसे बनाया है कि देखो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल, यानी कि सेल के टर्मिनल जो हो गए, दो टर्मिनल्स वहां पर निकलेंगे तो उसके अक्रॉस में जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, लेकिन कब, जब नो वन करंट ड्रॉन बाय द सेल, यानी कि कोई भी करंट सेल ड्रॉ नहीं कर रहा है, यानी कि नेटवर्क को या कोई अप्लायंसेस है जैसे कि कोई क्लॉक है, क्लॉक में हमने सेल लगा दिया तो क्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। और तब जो टर्मिनल के अक्रॉस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि सिंपल सिंपल आप ये याद रख सकते हो कि जब भी अप्लायंसेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा फोर्स होता है और उसे ही हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि बाद में जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कोई भी अप्लायंसेस से, तो ये जो ईएमएफ यानी कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये शायद लिटिल बिट कम भी हो जाएगा। और ये लिटिल बिट अगर कम हो जाता है तो उसे हम न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसका न्यू टर्म्स है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी कि जब करंट जीरो होता है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलने वाले हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब करंट स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है अप्लायंसेस से फ्लो होना, तो ये फोर्स जो है ये लिटिल बिट कम हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 90% ईएमएफ है जब करंट जीरो है, तो जब करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना, अप्लायंसेस काम शुरू कर देते हैं करने, तब जो ईएमएफ कम होता है 80% 70%, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए
जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है उसे हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, और बाद में जो ईएमएफ थोड़ा कम हो जाता है ड्यू टू एप्लीकेशंस, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द एप्लीकेशंस, तो तब उसे हम बोलते हैं कैपिटल वी। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी एक उन्होंने लाइन बताई कि बेसिक डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं टीपीडी ऑफ द सेल और ईएमएफ में। तो ईएमएफ में क्या होगा, नो करंट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ईएमएफ तब होगा जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, और टीपीडी यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब कुछ समथिंग अमाउंट ऑफ करंट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कोई करंट लेगा अप्लायंसेस, तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो जैसे कि ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से ये होकर यहाँ पर एक स्विच लगा है, और यहाँ पर एक लाइट बल्ब यानी कि कोई भी लोड उसे हम कह सकते हो होता है। ओके, यहाँ पर देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ब्लैक कलर का जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और सबसे सेंटर में जो होता है वो जो सराउंडिंग वॉल वाला जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और सबसे सेंटर वाला जो रॉड होता है उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो पैनल रहता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, लाइक दैट्स। ओके, ये जो कॉपर प्लेट इन्होंने बताई है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। ओके, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये करंट से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, लाइक दैट्स। अगर स्विच हम ओपन कर देते तो इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। तो ये होगा बेसिक सर्किट। लेकिन ये जो रेजिस्टर, अभी ये जो यहाँ पर सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होने वाला है, तो उसे हम अभी देखेंगे। इसका हम सर्किट डायग्राम यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो जैसे कि ये एक सेल है, और सेल का जो ईएमएफ होगा उसे हम इस सिंबल से इंडिकेट करें, जो एक लॉन्ग टर्म्स यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और शॉर्ट टर्म्स यानी कि नेगेटिव टर्मिनल्स। और उसका सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसे हम स्मॉल आर से इंडिकेट यहाँ पर करने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम कैपिटल वी से इंडिकेट करें। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी। ई जो ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होने वाला है वो, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है उसे हम वी बोलने वाले हैं। ओके, और वहां पर जो बल्ब कनेक्ट था तो बल्ब को हम रिप्लेस कर देंगे एक कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टिव लोड, यानी कि कोई भी लोड यहाँ पर रहता है तो उस लोड को हम आर से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और इस कैपिटल आर के अक्रॉस में भी जो हमें मिलेगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी मिलेगा उसे भी हम क्या बोल देंगे, कैपिटल वी बोल देंगे। और यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये बात आप थोड़ा याद रखिए, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो होता है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए, कन्वेंशनल करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स करंट क्या होता है। ओके, यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमें बताया है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सेल है तो ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रोड होने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट होने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो फैक्टर है उन्होंने बताया नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, जैसे कि एनोड और कैथोड होता है। जैसे यहाँ पर अभी बताया, देखिए ये जो एक जिंक कंटेनर है, यानी कि ये आउटर मोस्ट जो बॉडी है उसे हम जिंक कंटेनर, उसे हम एनोड कर देंगे। ओके, उसके बीच में कंटेनर और जो बीच वाला जो ग्रेफाइट रॉड होता है कैथोड का, कंटेनर और ग्रेफाइट रॉड के बीच में जो भी मटेरियल होता है ब्लैकिश कलर में, वो जो पेस्ट है वो पेस्ट उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। ओके, और यहाँ पर नियर बाय में एक मिक्सचर ऑफ कार्बन और मोनोऑक्साइड वहां पर रहता है। ओके, और ग्रेफाइट रॉड, सेंटर ऑफ द ग्रेफाइट रॉड उसे हम कैथोड कर। ओके, तो ये आउटर मोस्ट कंटेनर हो गया, ये हो गया एनोड, और ये जो बीच में सबसे सेंटर में जो रॉड होता है उसे हम कैथोड यानी कि ग्रेफाइट रॉड कर सकते हैं, कैथोड कर सकते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में जो भी मटेरियल होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स हम वहां पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाली जो टर्म्स है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि आपने कैथोड और एनोड कौन से मटेरियल से वहां पर बनाया है, कौन से मटेरियल वहां पर यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल का जो नेचर है उस नेचर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ओके, बाद में सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो कैथोड और एनोड के बीच में जो भी पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कौन से नेचर का है।
different properties materials we are going to be used as a electrolyte in this cell. Okay, बाद में आ जाएगा concentration of electrolyte. जैसे कि different properties of the two or more materials हम ऐड करके उसको electrolyte बनाते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पहला मटेरियल दूसरा मटेरियल दोनों एलिमेंट्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन में से हमने वो इलेक्ट्रोलाइट वहां पर बनाया है, उस पे भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड रहने वाला है. ओके, बाद में आ जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट. तो दो जो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और कैथोड है, वो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस कितना है. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल बढ़ता जाएगा जितना जितना ज्यादा डिस्टेंस एनोड और कैथोड में होगा. बाद में आ जाएगा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोड का होगा उतना ही कम इलेक्ट्रोलाइट वहां पर यूज होगा. इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोड यानी कि वो दोनों के बीच में रहने वाला मटेरियल्स इलेक्ट्रोलाइट. ओके, यहाँ पर बताया कि इंक्रीज एरिया इमर्ज डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रोड का एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. ओके, फॉर दिस रीजन वी पोर वाटर इन द कार और इन्वर्टर बैट. तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड जैसे बढ़ेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और उसी वजह से हम कार की बैटरी में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर वहां पर पोर करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोड होता है सबसे बीच में उसके सराउंडिंग में हम ये जो एसिडिक फॉर्म में जो वाटर होता है, प्योर फॉर्म वाटर, वो पोर करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोड का बढ़ेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम वहां रहने वाला है. सबसे लास्ट में आएगा टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो इलेक्ट्रोलाइट जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर हमें ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो वो कम हो जाए. ये डायग्राम अभी हमने बताया था, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी. ओके, ये तो कंप्लीट जो है सेल का सिंबल हो जाएगा जिसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से इंडिकेट किया होगा. करंट वहां पर फ्लो हो रहा है और ये लोड वहां पर कनेक्ट किया है कैपिटल आर, और ये लोड के अक्रॉस में जो भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनल. यानी कि सेल है, उसका एक टर्मिनल यहाँ से निकल रहा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ से, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है. टर्मिनल के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज हमें मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो भी मिलता है, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर अगर हम केवीएल लगा दे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो देखिए यहाँ पर होने वाला ड्रॉप, तो ड्रॉप है तो माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे, माइनस आई इंटू आर. ये ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी लोड के अक्रॉस में हो रहा है वो. आगे जाकर ये करंट यहाँ पर ड्रॉप करने वाला है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस में. इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप कौन से होगा, ये आई करंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर, और ये जो है इसको हम बोलेंगे कैपिटल ई, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल. सो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर यही किया है, केवीएल वहां पर लगाया है माइनस ईआर, यानी कि लोड के अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में होने वाला ड्रॉप, प्लस वहां पर जो ईएमएफ ऑफ द सेल है उसका एडिशन. अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू द जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, यहाँ से अगर ये जो करंट और रेजिस्टेंस है ये मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो हमें मिलती है e माइनस आई आर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आई आर निग्लिजिबल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू द e, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ एक साथ यानी कि इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए. लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली कभी भी जीरो नहीं होने वाला है. ओके, यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने बताई है, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. तो आपको मालूम है कि सेल में दो कंडीशंस होती है, एक चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल होती है और एक डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल. तो आपको ये समझना होगा कि जब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल हो रहा है, यानी कि सेल से पावर निकल कर हमारा जो एप्लीकेशन से, जैसे कि कोई वॉच है या फिर कोई टॉय है, उसको हम वर्क में ला रहे हैं, दैट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. और चार्जिंग ऑफ द सेल, जैसे कि हम मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर हम सेल में इंसर्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा चार्जिंग ऑफ द सेल. तो यहाँ पर ये कंडीशन डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल बताया कि इसमें
ईएमएफ ऑफ द सेल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द वी, ताकि हायर पोटेंशियल से करंट लोअर पोटेंशियल यानी कि कैपिटल वी तक आ सके। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल कंडीशन। तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का इक्वेशन हो गया, जिसमें ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रहेगा ईएमएफ। और जब सेल चार्जिंग होगा, चार्जिंग कंडीशन, तो चार्जिंग कंडीशन में रिवर्स हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो यहाँ पर चार्जिंग ऑफ द सेल का यही हमें याद रखना है कि जब V ग्रेटर देन E होता है तब चार्जिंग हो रहा है सेल, और डिस्चार्जिंग कब हो रहा है, व्हेन E इज ग्रेटर देन V। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी कैपिटल V का एक फॉर्मूला मालूम हो चुका है, कैपिटल V इज इक्वल टू द कैपिटल E माइनस कैपिटल I स्मॉल r, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इस इक्वेशन से अगर हम IR की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालते तो IR की वैल्यू हमें मिलेगी E माइनस V इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। ओके, so these are very important value. Whenever you are calculating the internal resistance, you have to well known about the EMF of the cell, terminal potential difference capital V, and divided by the current flowing through the circuits. Okay, यही वैल्यू अगर रिप्लेस कर देते हैं हम, जैसे कि हमें अभी मालूम है कि करंट जो कैपिटल V जो है, कैपिटल V इज नथिंग बट I इंटू R होता है। तो अगर ये इक्वेशन से I की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो I अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो R अगर राइट हैंड साइड में आ जाता है, तो दे आर चेंज देयर पोजिशंस ओनली। सो I की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, E माइनस V डिवाइडेड बाय R। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, I इंटू R। सो यहाँ पर हमें स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से हमें ये याद रखना है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होगा, जब कैपिटल R की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, कैपिटल R की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये होल टर्म्स क्या इंडिकेट कर रही है, स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारा अप्लायंसेस एक्सटर्नली कनेक्टेड है, जिसे हम कैपिटल R अभी कर रहे हैं, जैसे कि क्लॉक है या कोई टॉय है या फिर कोई बल्ब है, तो बल्ब अगर जीरो हो गया, उसका रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो ये होल टर्म जीरो हो जाएगी, और उससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जीरो हो जाता है तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट क्या होगा, सर्किट में जाने वाला है। ओके, सो व्हेन R इज इक्वल टू जीरो, सो I मैक्स यानी कि मैक्सिमम करंट वहां पर फ्लो होगा, और उसी को हम बोलेंगे कैपिटल E डिवाइडेड बाय R, यानी कि स्मॉल r वहां पर हो जाएगा। सो हाउएवर इन मोस्ट of the cell the maximum allowed current is much lower than this। तो जो मैक्सिमम करंट की ये जो लिमिट्स है, इससे सब प्रैक्टिकल सेल में, प्रैक्टिकल कंडीशन में सबसे ज्यादा करंट कम ही होता है, टू प्रिवेंट अ परमानेंट डैमेज टू द सेल। तो सेल को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है अगर मैक्सिमम करंट अगर सेल से फ्लो हो जाए तो। सो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है, यानी कि एक्सटर्नल अप्लायंसेस जो भी हम कनेक्ट करते हैं वो कभी जीरो नहीं होने चाहिए, उनका रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स टू बी अ जीरो। ओके, सो ये यहाँ पर हमें याद रखना होगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल में हम पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल में सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशंस हमें करने हैं। ओके, लाइक रेजिस्टर, जैसे हमने रेजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे। ओके, उसका एक सेपरेट वीडियो है मेरा, वो आप देख सकते हो। सेल कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि सेल कभी हम एक यूज नहीं करते, सेल को हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करते हैं, जिससे कि हम बैटरी करते हैं। तो ज्यादातर डिवाइस ऐसे है कि जो सेल पर काम नहीं करते, मैक्सिमम बैटरी पे ही काम करते हैं। तो बैटरी तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। ओके, तो उसका जो कॉम्बिनेशन करना है, तो कभी कभी हम सीरीज में सेल्स कनेक्ट कर देते हैं, कभी कभी हम पैरेलल में उसके सेल्स कनेक्ट कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज पर अकॉर्डिंग टू आवर 12th साइंस फिजिक्स। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटिंग द करंट एंड द वोल्टेज इन द सर्किट। फॉर द कैलकुलेशंस वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल बाय एन इक्विवेलेंट सेल। तो सेल सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं और सेल पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें अभी स्टडी करना है, एज पर रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द करंट एंड वोल्टेज। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है,
हमें करंट और वोल्टेज, सर्किट में का करंट और वोल्टेज कितना प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से हम सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन करना है या पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, वो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो सेल्स है, दीज आर द टू सेल्स, दे आर कनेक्टेड बैक टू बैक। जैसे कि दो सेल्स से बैक टू बैक कनेक्ट किए हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोल देंगे, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस टू डिवाइसेस, टू सेल्स आर सेम। जब भी करंट सेम होगा, डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट जब सेम होता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं, और जब वोल्टेज सेम होता है तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो सेल 1 और सेल 2 है उसमें से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से ये दो सेल पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो अगर ये दो सेल्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका हमें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहला वाला सेल्स है उसकी वैल्यू जो है E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा वाला जो सेल है उसकी ईएमएफ जो है E2 है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 है। तो E1 और E2 ये तो सीरीज में कनेक्टेड हो गया, तो सीरीज में जब हम सेल कनेक्टेड है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐड करते हैं बैक टू बैक। ओके, और जब हम दो रेजिस्टेंस बैक टू बैक सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसकी भी हम एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ द ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट ऑफ द रेजिस्टेंस हमने निकाला है। इक्विवेलेंट ऑफ द ईएमएफ कैसा कि दोनों अगर बैक टू बैक सीरीज में कनेक्टेड है तो सीधा सीधा दोनों की एडिशन कर दो। जैसे कि पहला सेल का अगर ईएमएफ 5 वोल्ट है और दूसरा सेल का ईएमएफ अगर 7 वोल्ट है, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 5 प्लस 7 यानी कि 12 वोल्ट ईएमएफ हो जाएगा। सेम थिंग्स, रेजिस्टेंस भी जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस हम कैसे निकालते हैं, बाय जस्ट एडिंग दिस टू रेजिस्टेंस। सो R1 और R2 ये दोनों रेजिस्टेंस की हमें क्या होगी, एडिशन करनी होगी। तो यहाँ पर हमें जब कैपिटल V मालूम है तो इक्विवेलेंट E यानी कि टोटल ऑफ द ईएमएफ ऑफ बोथ सेल और करंट फ्लोइंग थ्रू द बोथ सेल, इनका हमने क्या किया, कर दिया है, इक्विवेलेंट कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर R का इक्विवेलेंट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये इनका इक्विवेलेंट है, सीधा सीधा वी आर गोइंग टू बी एडिंग दिस। ओके, तो यहाँ पर हमें ये वोल्टेज V इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ द E1 एंड E2 माइनस I इंटू इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल चुका है। ओके, तो इस तरह से ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ओके, हाँ, उस बाद में हमें ये देखना है कि अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हमें क्या होगा। बेसिक इक्वेशन हमें मालूम है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि n नंबर ऑफ सेल जो होंगे मल्टीप्लाइड हो जाएंगे E से, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे n से। ओके, जैसे कि n की वैल्यू अगर n नंबर यानी कि आप 10 सेल्स सीरीज में बैक टू बैक कनेक्टेड है, सो 10 टाइम मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ, 10 टाइम मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल जाएगा और उनका ईएमएफ इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। ओके, तो अगर ये वैल्यू अगर हम पुट डाउन करते हैं हमने बेसिक इक्वेशंस में, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट हो जाएगा NE माइनस करंट तो निकल जाएगा, रेजिस्टेंस करंट कॉमन आ जाएगा। ओके, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। तो इस इक्वेशन से अगर हम V इज इक्वल टू NE माइनस INR, उसके बाद में हमें मालूम है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V, उसकी वैल्यू होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो करंट इनटू रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर भी हमारे करंट के फॉर्म में वैल्यू है। अगर एक करंट की इक्वेशन अगर हम इस इक्वेशन से निकालते हैं तो ये वाली जो टर्म्स है NIR, ये अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में I की वैल्यू अगर वहां पर कैलकुलेट करते हैं तो I की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलती है। I is nothing but NE divided by R plus NR। ओके, तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हमें जो I की वैल्यू है ये करंट ड्रॉ करेगा, वो करंट ड्रॉ करेगा सर्किट्स फ्रॉम द सेल। ओके, और मैक्सिमम करंट कितना होगा जब R की वैल्यू मच एंड मच ग्रेटर देन NR, यानी कि NR की वैल्यू जब तक निग्लिजिबल होती जाती है, NR यानी कि आपको ये समझना चाहिए NR है, स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा।
ओके। सो मैक्सिमम करंट कितना होगा जब एनआर जीरो होगा। अगर एनआर की वैल्यू अगर हमने जीरो कर दी तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हमारा बनेगा एन कैपिटल ई डिवाइडेड बाय आर। तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम करंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशंस इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यही बताया है जो यहाँ पर मैथमेटिकली बताया है, यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में बताया है। ओके, द रूल्स फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशंस, क्या क्या करना है हमें सीरीज कॉम्बिनेशंस में। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला है, उसका सिर्फ जस्ट सम करना है इंडिविजुअल ईएमएफ का। इंटर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना है, एन नंबर ऑफ सेल का जस्ट सम करना है इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो सेल का है बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं सेल इन द पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 1 है, यहाँ पर सेल 2 कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई दे आर इन पैरेलल, कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज V है, तो सेल 1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज आने वाला है वो कैपिटल V आने वाला है, सेल 2 के अक्रॉस में भी कैपिटल V, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस सेल 1 एंड सेल 2 इज सेम कैपिटल V। अगर वोल्टेज सेम है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, बाद में और एक करंट का देखते हैं। करंट यहाँ पर I करंट है और करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है I2 करंट एज वेल एज I1 करंट, यानी कि टोटल करंट अगर यहाँ पर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इस नोडल के बाद करंट कुछ समथिंग 5 एम्पियर इधर से फ्लो होगा, रिमेनिंग 5 एम्पियर इधर से फ्लो होगा, राइट। मींस द टोटल करंट I इज डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2। तो इस इक्वेशन को इस सर्किट डायग्राम से देखने के बाद नेटवर्क रीडिंग से हमें ये पता चलता है कि कैपिटल I की वैल्यू हमारी क्या है, कैपिटल I इज नथिंग बट इक्वल्स टू द I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हमें ये भी यहाँ पर लेना है। तो देखिए C से लेकर A तक करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा सेल 1 है। यहाँ पर जो सेल का ईएमएफ है वो E1 है और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 है। यहाँ पर ये जो है सेल 2 है, यहाँ पर सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो अगर I1 की वैल्यू हमें निकालनी हो तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 डिवाइडेड बाय R। I2 की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो I2 की वैल्यू कैसे होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी कि E2 डिवाइडेड बाय R2। और I की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है कि I इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2। तो यहाँ पर ये दिखना है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बेसिक सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट वहां पर बताया ये यही है कि हमें दोनों सेल का E का इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों सेल का R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस उनका भी इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब बैटरी पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साथ में कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव भी सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है, अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है ओके, तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा, E1 डिवाइडेड बाय R1, ये हो जाएगा करंट यहाँ से फ्लो होने वाला करंट। ओके, बाद में प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2, E2 यहाँ पर इन्होंने गलती से R1 लिख लिया लेकिन ये R2 है। ओके, तो इस पास से फ्लो होने वाला करंट। ओके, सो ये दोनों का अगर एडिशन कर देते हैं तो वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन R1 ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैंसिल हो गए तो क्या होगा E1 प्लस E2। तो इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालने वाले हैं यहाँ से। ओके, और दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो उनका अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों का हमें रेसिप्रोकल लिखना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला मालूम है, कैपिटल V इज नथिंग बट E इक्विवेलेंस। E इक्विवेलेंस हमारा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस निकल गया। ओके, माइनस I जो है करंट हमारा कॉमन रहने वाला है और R इक्विवेलेंस तो वैसे बताया कि R1 यानी कि दोनों का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स में दोनों का एडिशन हो जाएगा अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो। ओके, सो इस तरह से ये V का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी यही बताया है कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू यहाँ पर E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट पुट करना है। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हमारी निकल गई है और यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी ये निकल चुकी है। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमने अगर ये पुट कर दी है यहाँ पर
तो ये हो जाएगा माइनस आर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर देगी। अगर n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अगर लेते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा कैपिटल ई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितने की n आइडेंटिकल सेल्स वहां पर होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस पैरेलली हम ऐड करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, और सीरीज में हम जितना रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे उतनी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए हमने पिछली बार n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या किया था, n इंटू आर किया था, लेकिन यहाँ पर हम अभी n आइडेंटिकल सेल्स से क्या करने वाले हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को डिवाइड करने वाले हैं, बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग। ओके, तो ये दोनों वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में हम पुट डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिल जाएगा आई आर, जैसे कि इसके v की वैल्यू भी हमें मालूम है, आई इंटू आर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा E, और I तो एज इट इज है, लेकिन R इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय n। तो इस फॉर्मूले से अगर हम I की वैल्यू निकालते हैं तो E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय n। तो हमें ये जो I की वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि I की वैल्यू मैक्सिमम कब होने वाली है, E डिवाइडेड बाय R प्लस R माइनस R बाय n। तो यहाँ पर जब यहाँ पर दो वैल्यूज है, अगर ये दोनों वैल्यूज में कंपेयर करते हैं तो देखिए R बाय n जब जब ज्यादा ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, तब हमारी I की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होने वाली है। I की वैल्यू मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगी, जब R की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर R की वैल्यू जीरो करने के बाद E डिवाइडेड बाय R बाय n, सो E डिवाइडेड बाय R बाय n, तो हमें इस तरह से n E डिवाइडेड बाय R, ये हमें क्या मिलती है, I max की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया है, एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, और उसका एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R 3.9 ओम है। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो सेल के अक्रॉस में ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपिटल V होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए E हमें मालूम है 2 वोल्ट है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी हमें मालूम है 1.1 0.1 ओम, और एक्सटर्नली जो लोड का रेजिस्टेंस है कैपिटल R वो भी हमें मालूम है 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो कैपिटल V अगर हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैपिटल V इज नथिंग बट E माइनस आई आर। लेकिन यहाँ पर सब टर्म्स हमें गिवन डेटा है, लेकिन I की वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है। तो I की वैल्यू, तो I की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, V इज नथिंग बट I इंटू आर। ओके, सो I की वैल्यू निकालने से हमें क्या मिलेंगे, अगर I ये जो सब टर्म्स है अगर इक्वेट कर दी तो I की वैल्यू हमें कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इस टर्म में मिल जाएगी। यहाँ से हमें I की वैल्यू 0.5 एम्पियर मिल जाती है, और हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल टर्मिनल। सो कैपिटल V हमें निकालना है, सो कैपिटल R इंटू कैपिटल I, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं तो 1.95 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हमें मिलेगा। यहाँ पर भी सिंपल न्यूमेरिकल है, ड्राई सेल है उसका ईएमएफ 1.6 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ओम उन्होंने बताया है, लेकिन हमें करंट निकालना है, करंट ऑफ द सेल इज द 2 एम्पियर उन्होंने बताया। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R, कैपिटल R के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है। सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो E भी हमें दिया है यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल, कैपिटल I भी हमें दिया है जो कि 2 एम्पियर है, और स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमें गिवन डेटा है। तो ये अगर इस फॉर्मूले में अगर हम पुट डाउन कर देते हैं तो कैपिटल V हमें मिल जाएगा 1.4। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपिटल R। एक न्यूमेरिकल से ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल से देखो, 6 वोल्ट का एक सेल है और दूसरा सेल जो है 10 वोल्ट का पैरेलली कंबाइन किया है, और जो एक्सटर्नली लोड है उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो यहाँ पर हमें जो करंट है वो करंट निकालना है कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में। ओके, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच बैटरी, अच्छा ईच बैटरी यानी कि I1 और I2 दोनों की सेपरेट वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सिंपली यहाँ पर आप ये कर सकते हो, देखिए A पॉइंट
बाद में आर बी ई टू और फिर से तो ये जो लूप यहाँ पर ये है, ये जो फर्स्ट लूप है, इस फर्स्ट लूप पे आप केवीएल अप्लाई कर सकते हो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। बाद में ए पॉइंट्स आर बी पॉइंट्स और वाया ई वन से लेकर, ओके, यानी कि आई वन का एक लूप हो जाएगा और आई टू का एक लूप हो जाएगा। ये दोनों लूप में से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लूप पे इक्वेशन हमारा इक्वेशन वन मिल गया, सेकंड लूप का हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। I1 की वैल्यू मिल जाएगी, I1 की वैल्यू इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 पे आप पुट डाउन कर सकते हो और उससे I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर पुट डाउन किया है I1 की वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन में पुट डाउन किए हैं 12 I1 वाला इक्वेशंस और उससे हमारी I2 की वैल्यू मिल चुकी है। सो I1 की वैल्यू यहाँ पर -2.27 एम्पियर और I2 की वैल्यू यहाँ 2.8786 ऐसे यहाँ पर मिल चुकी है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, आपको ट्राई करने हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, the voltage graph shown in the variation terminal voltage difference V across the combination of the three cell in the series of the resistor वर्सेस द करंट आई। तो यहाँ पर आपको ओके तो ये ग्राफ आपको स्टडी करना है और उसके बाद में कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द ईच सेल, हर एक सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेट ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। तो आपको शायद ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम्स शायद वो अभी 2020 के फिजिक्स सिलेबस में नहीं है, तो आपने ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा। लेकिन फर्स्ट ए वाला जो है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, उसका आंसर भी उन्होंने बताया 2 वोल्ट। इस सेल का ईएमएफ आने वाला है 2 वोल्ट, तो आपको वो निकालना है। ओके ओके सो समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा था ईएमएफ क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है वो भी हमने देखा था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल जिसे हम टीपी डी भी बोल सकते थे। ओके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो कि स्मॉल आर होता है वो हमने देखा है। So thanks for watching this video.